बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, जेनेरिक फंक्शन और जेनेरिक क्लासेस। जेनेरिक्स जो है ये बहुत की फीचर है। इसके लिए जो नेम स्पेस हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक, ये नेम स्पेस है। ऐसे हमें बिल्ट इन जितनी जेनेरिक क्लासेस हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। इसके अलावा हम जेनेरिक फंक्शंस, पहले हम जेनेरिक फंक्शन की तरफ आते हैं। इट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द कोड रीयूज, परफॉर्मेंस एंड टाइप सेफ्टी। अब ये तीन चीज़ें हैं, कोड रीयूज, परफॉर्मेंस एंड टाइप सेफ्टी। Generic are strongly type collections. Generic helps to decouple the data type from logic code snippet which make the code reuse again and again. देखें, आप कहते हैं परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि आपका कोड एफिशिएंट हो, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो, आपका कोड रीयूजेबल हो। मकसद है कि आप एक कोड लिखें और वो बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो। एक पर्पस के लिए भी वही है, दूसरे पर्पस के लिए भी वही है, तो वो रीयूज़ हो रहा है। या आप फंक्शन किस लिए बनाते हो, वरना तो आप वही काम एक ही मेन फंक्शन में कर लें। आप फंक्शन इसलिए बनाते हो कि बहुत सारी जगहों पे अगर उसी तरह के काम करने हो तो वही फंक्शन कॉल किया जाए और वो कोड हर जगह पे दोबारा अगेन एंड अगेन ना लिखना पड़े। अगर आपने एक काम 100 टाइम करना है तो वो काम आप एक फंक्शन में लिखते हो और 100 टाइम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हो। तो दैट्स अ एग्जाम्पल ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। अब यहाँ पे कहा गया जेनेरिक हेल्प टू डीकपल द डाटा टाइप फ्रॉम द लॉजिक। देखिए, आप प्रोग्राम में जो लिखते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस, इंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हो कि अपने प्रोग्राम की लॉजिक लिखते हो, लेकिन आप उसमें साथ में डाटा टाइप्स होते हैं कि आपके वेरिएबल हैं। मिसाल के तौर पे आपने कंपेयर करनी है दो चीज़ें, ये नीचे एग्जांपल भी है। दो चीज़ें कंपेयर करनी है, दो इंटीजर कंपेयर करनी है, तो आप क्या करोगे, कंपेयर का फंक्शन बनाओगे, उसमें दो इंटीजर पास करोगे, वो उसको कंपेयर करेगा कि वो सेम है कि नहीं है। अब अगर आपको दो स्ट्रिंग कंपेयर करने हैं, उसके लिए भी एक और फंक्शन बनाओगे, आप उसके इनपुट पैरामीटर दो स्ट्रिंग दोगे और फिर वो कंपेयर करेगा। अगर फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करने हैं तो फिर आप हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी टाइप के आप फंक्शन बनाओगे और फिर उनको ऑब्जेक्ट पास करोगे उसी टाइप का, और वो अब लॉजिक सेम है आपकी कि दो चीज़ों को कंपेयर करने की लॉजिक, इंस्ट्रक्शन सेम होंगी, पर आप ये फंक्शन अगेन एंड अगेन क्यों लिख रहे हैं कि आपकी टाइप्स डिफरेंट हैं। तो जेनेरिक फंक्शन ऐसे हैं जो टाइप डिपेंडेंट नहीं होते, उसमें टाइप आप नहीं मेंशन करते, टाइप्स का प्लेस होल्डर रख देते हैं और फिर आप उसकी जगह जब उसको कॉल करते हैं तो टाइप मेंशन कर देते हैं, जबकि लॉजिक डिपेंडेंट होते हैं। और इस तरह कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे यही बताया गया है कि जेनेरिक हेल्प्स टू सेपरेट डाटा टाइप फ्रॉम द लॉजिक फ्रॉम द मेथड्स एंड क्लासेस। जेनेरिक फंक्शंस भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं और क्लासेस भी होते हैं। To maximize your code reusability, maintain type safety and performance, generic acts as bridge between .NET data types and your custom logics. आपकी लॉजिक अलग है और डाटा टाइप अलग चीज़ है। To achieve the maximum flexibility, code reusability and reduce the code and its complexity. अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आते हैं, बल्कि मैं आपको एग्जाम्पल एक छोटी सी परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि हम अगर करें तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल कंपेयर का फंक्शन मैं लिखता हूँ, आप इसके रिटर्न टाइप स्टैटिक वॉइड कंपेयर, ठीक है, और ये दो इंट ए कामा इंट बी, और ये क्या करेगा, if a dot equals b, a b के इक्वल है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और आप इसको मैसेज दे देते हैं इक्वल, और आप कहते हैं एल्स में
ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे इंट, मेरे पास है इंट x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 7, ठीक हो गया। और उसको इस फंक्शन को कॉल करता हूँ कंपेयर, और इस ये क्या लेता है, दो इंटीजर लेता है, मैं कहता हूँ x और y पास किया। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये मैसेज आएगा, अगर मैं दोनों को सेम कर देता हूँ तो मैसेज ये आएगा। ये दो इंटीजर को कंपेयर करने के लिए एक फंक्शन लिखा है मैंने, इसमें कोई जेनेरिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल हेलो, और s2 इज इक्वल टू हाय। अब ये स्ट्रिंग देखें, अब इसको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो कंपेयर s1 कामा s2, क्या ये मैं कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप के हैं और ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शंस जितने हैं ये टाइप डिपेंडेंट है, मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल टाइप चेंज करूँगा स्ट्रिंग, और इसे भी स्ट्रिंग कर देता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ 5, इसके लिए क्या मैसेज आएगा, इक्वल, और इसके लिए क्या मैसेज आएगा, नॉट इक्वल, क्योंकि ये s1 s2 इक्वल नहीं है। ये इसके लिए ये फंक्शन कॉल होगा, और इंटीजर यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये एग्जांपल है फंक्शन ओवर लोडिंग हो जाती है इसको, ठीक है, कि एक ही फंक्शन नेम है पर उनके या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है या उनकी टाइप डिफरेंट है। अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपका पहला मैसेज आएगा इक्वल, दूसरा मैसेज आएगा नॉट इक्वल। स्ट्रिंग के लिए नॉट इक्वल है और इंटीजर्स के लिए इक्वल है। अब मेरी और क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट को कंपेयर है, तो मैं उसके ऑब्जेक्ट के लिए फिर ये फंक्शन लिखूंगा। अब ये फंक्शन, इन दोनों की लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है कि पहले दोनों सेम है तो फिर ये मैसेज दे दो, नहीं तो ये। अब लेकिन मुझे ये कोड डबल करना पड़ गया। इसकी जगह पे जेनेरिक फंक्शन क्या करता है, एक तो ये कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेम्पलेट प्लेस होल्डर लिखता हूँ, ये जो लेस देन ऑपरेटर और ग्रेटर देन साइन है, इन ये ऑपरेटर और इनके दरमियान में ये टी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टी फॉर टाइप, ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हों तो फिर आप कॉमा सेपरेटेड दे के अगले फॉर एग्जांपल पी दे दे, तो टी और पी और इस तरह जो भी कोई एब्रिविएशन दे सकते हैं। अब मैं सिंपल एक की तरफ आते हैं, कंपेयर, और ये टी यहाँ पे टी फॉर टाइप है और ये भी टी होगा। ये ए वेरिएबल टी टाइप का है और ये बी वेरिएबल भी टी टाइप का है, और ये कंपेयर फंक्शन है। ए अगर इक्वल होगा बी के तो ये मैसेज लिखेगा इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो वो लिखेगा नॉट इक्वल, ठीक। अब इस फंक्शन को मैं कह देता हूँ ख़त्म। मेरे पास एक ही कंपेयर का फंक्शन है। इस फंक्शन को आप कह सकते हैं कि ये अब जेनेरिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें देखें कोई टाइप नहीं मेंशन, ये इंटीजर भी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी नहीं है, यहाँ पे एक टेम्पलेट है, और ये टेम्पलेट जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो वहाँ पे मेंशन करते हो, और आप यहाँ लिखते हो इंट, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो रहा है कंपेयर का, लेकिन ये किन टाइप्स के लिए, इंट टाइप के लिए होगा। तो रन टाइम पे ये जो टी है इसको इंट से रिप्लेस किया जाएगा इस कॉल के लिए जस्ट, और यहाँ पे टी टाइप के जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे इंटीजर बन जाएंगे। और इसी तरह अगर मैंने एक और कामा करके पी दिया होता तो यहाँ पे कामा करके मैं दूसरी टाइप दूंगा, तो उस टाइप के जितने वेरिएबल होंगे वो उसी तरह के हो जाएंगे। अभी ये इंट है तो ये टी जहाँ पे आएगा समझ लें वो इंट बन जाएगा, ए भी इंट होगा, बी भी इंट होगा, और ये ए के हवाले से कंपेयर होगा। इस तरह यहाँ पे
लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन और इनके दरमियान में मैं स्ट्रिंग मेंशन कर देता हूँ। ये जो फंक्शन की कॉल है इसमें ये फंक्शन कॉल होगा, बट ये स्ट्रिंग टाइप के लिए यूज़ होगा। तो ये फंक्शन कॉल के ऊपर जेनेरिक फंक्शन बताता है कि ये जो मेरी कॉल है इसमें कौन सी टाइप मैं पास कर रहा हूँ और ये आपने इसको परफॉर्म करना है तो किस टाइप के लिए। तो इन फंक्शंस को हम कहते हैं जेनेरिक फंक्शन। इसमें आप लॉजिक लिखते हो, इसमें कोई डेटाबेस डाटा टाइप डिपेंडेंट आप नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें लॉजिक डिपेंडेंट होते हैं। और जहाँ इनको कॉल करते हैं वहाँ पे टाइप मेंशन करते हैं, तो ये उसी टाइप के लिए परफॉर्म करेगा। अब इसको आप अभी देखें, पहले के लिए आएगा इक्वल, दूसरे के लिए आएगा नॉट इक्वल। अभी देख लेते हैं। ये कह रहा है जी एरर है, क्या एरर है जी, टाइप नेम स्पेस डिफाइन एंड सॉरी एक फंक्शन, ये ब्रैकेट रह गई है, इसको बिल्ड कर लेते हैं। हाँ जी बिल्ड हो गया। ये पहले के लिए क्या है इक्वल, क्योंकि दो इंटीजर जब आपने पास किए एक्स वाई, हम दोनों की वैल्यू सेम है, वो यहाँ पे आए, इंटीजर के लिए एग्जीक्यूट हुआ, वो इक्वल है तो ये मैसेज आया। दूसरा फंक्शन जब कॉल किए यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए S1 और S2, S1 यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होता है तो ये A स्ट्रिंग टाइप का बनेगा, B भी स्ट्रिंग टाइप का, ये इक्वल नहीं है तो एल्स में आएगा नॉट इक्वल, ठीक है। अब इसको फिर परफॉर्म करके देख लेते हैं कि इसको हम भी नॉट इक्वल कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों नॉट इक्वल है, ठीक है। और अगर हम इसको सेकंड को स्ट्रिंग वाले को इक्वल करते हैं, इंटीजर नॉट इक्वल है तो पहला नॉट इक्वल है, दूसरा इक्वल है। ये आपके जेनेरिक फंक्शंस थे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि ये जेनेरिक फंक्शंस में जिस तरह आपने आर्गुमेंट बाय वैल्यू और आर्गुमेंट बाय रेफरेंस पढ़ा है, इस तरह ये फंक्शन में भी ये जो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं ये बाय वैल्यू पास हो रहे हैं। अगर बाय रेफरेंस करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन रेफ का कीवर्ड आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, तो रेफ का कीवर्ड यूज़ करना होगा। यहाँ पे कोड में भी आपके लेसन प्लान में भी नेक्स्ट एग्जांपल यही है कि पहले एग्जांपल ये कंपेयर किए, ये हमने कंपेयर का जेनेरिक फंक्शन। थर्ड ये है कि आप कोई भी चीज़, दो ऑब्जेक्ट हैं उनको स्वैप करना है, तो जनरली आप एक तीसरा उसी टाइप का ऑब्जेक्ट लेते हो। दो इंटीजर हैं तो तीसरा इंटीजर लेंगे, दो स्ट्रिंग है तो तीसरा स्ट्रिंग लेंगे, दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट हैं तो तीसरा एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसकी मदद से उनको स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे भी दो अगर इंटीजर वेरिएबल ए और बी हैं, इनको स्वैप करना है, या ये स्ट्रिंग है S1 और S2, इनको स्वैप करना है, तो स्वैप का फंक्शन बनाएंगे। लेकिन अगर मैं स्वैप का फंक्शन यहाँ पे बनाऊँ और इसको क्या करूँ, इस फंक्शन को कह देता हूँ SW स्वैप, ठीक है। दो ए बी वेरिएबल आएंगे, इसमें क्या हम करेंगे कि जिस टाइप के वो ए बी हैं उसी टाइप का एक सी वेरिएबल ले लेंगे। सी को असाइन करते हैं हम ए, और ए को असाइन करते हैं हम बी, और बी को असाइन करते हैं वापस सी। ये हमारी लॉजिक होती है स्वैप करने की। अब मैं यहाँ पे स्वैप को कॉल करता हूँ, ठीक हो गया। x और y की वैल्यू स्वैप कर दो, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन और x और y की वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँगा। यहाँ पे x इक्वल कर्ली ब्रैकेट 0 इंडेक्स, y इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1 इंडेक्स, यहाँ पे x और y पास कर देता हूँ, ठीक है जी। और इधर मैं कह देता हूँ यहाँ पे जो स्ट्रिंग 1 है S1 और यहाँ पे S2,
इधर भी वही S1 और S2, ये हेलो हो जाएगा, ये 5 और ये 7 कर देते हैं ताकि ये स्वैप हो। अब ये स्वैप होंगे नहीं। रीज़न क्या है कि जब आप यहाँ से आर्गुमेंट बाय वैल्यू बनाएंगे, यहाँ पे इस साइड पे फंक्शन में तो स्वैप हो जाएंगे, लेकिन एक्स वाई तो वही के वही रहेंगे। अब इसको फिर भी परफॉर्म करके आप देख लें कि x इज़ 5, y इज़ 7, s1 इज़ हेलो और s2 इज़ हाई। हालांकि ये वही है, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, उन्होंने ए बी सी के बेस पे अपना स्वैप लॉजिक ठीक की है। लेकिन यही अगर मैं इसके साथ रेफ का कीवर्ड लगाता हूँ, रेफ, और ये भी बाय रेफरेंस आएगा, आर्गुमेंट बाय रेफरेंस, तो कॉल करते हुए भी हमें क्या करना होता है, रेफ का कीवर्ड के साथ वो वेरिएबल पास करना होता है, आर्गुमेंट पास करना होता है। यहाँ पे भी रेफ और ये भी रेफ। इसका मकसद है अब ये वेरिएबल आर्गुमेंट बाय रेफरेंस होंगे तो यहाँ पे ए और बी कोई नए वेरिएबल नहीं बनेंगे, ये इन्हीं एक्स को पॉइंट करेगा ए और वाई को पॉइंट करेगा बी। यहाँ पे सी बनेगा, यस ए की वैल्यू सी में आएगी, लेकिन ए को जब बी की वैल्यू असाइन होगी तो वही बी के पास वाई है तो वाई की वैल्यू एक्स को असाइन हो जाएगी। तो ये वही बाय रेफरेंस ओरिजिनल वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होंगे, उनकी वैल्यूज़, और वहीं पे स्वैप हो रहे होंगे। इसको अभी आप परफॉर्म करके देखें तो ये देखें, x5 है, y7 है, इधर x7 हो गया, y5 हो गया। यहाँ पे S1 हेलो है, S2 हाई है, यहाँ पे S1 में हाई आ गया और S2 में हेलो आ गया, तो ये स्वैप हो गया। ये आपको माइंड में रखना है कि किस तरह की आपकी लॉजिक है। अगर फंक्शंस में ओरिजिनल जो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं उन्हीं की को ही यूज़ करना है तो आर्गुमेंट बाय रेफरेंस यूज़ करोगे, और अगर आप चाहते हो नहीं जो फंक्शन है नया उसको ये एज ए वैल्यू पास हो और ओरिजिनल वेरिएबल्स में मॉडिफिकेशन ना आए तो इसको सिंपल पास करेंगे। तो ये एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल थी जेनेरिक फंक्शंस की। यहाँ पे हमारे जेनेरिक फंक्शन की दो एग्जांपल, आर्गुमेंट बाय रेफरेंस और आर्गुमेंट बाय वैल्यू, दोनों हमने देख ली। तो ये आपका कंसेप्ट होता है जेनेरिक फंक्शन के हवाले से। जेनेरिक फंक्शन में आप टेम्पलेट ऑफ द टाइप रेफर कर देते हो और जहाँ आप कॉल करते हो वहाँ पे मेंशन करते हो कि ये मेरी जो फंक्शन की कॉल है जेनेरिक फंक्शन की, इसमें डाटा टाइप कौन सी होगी, ठीक है, जो टेम्पलेट से रिप्लेस होगी, और फिर वही वेरिएबल उसी टाइप के होंगे, और अगर इनसाइड भी आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसी टाइप के ही वेरिएबल्स बनेंगे या ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम जेनेरिक क्लासेस जो बिल्ट इन क्लासेस अवेलेबल हैं आपको उनकी तरफ चलते हैं, अगली वीडियोस में उसको देखते हैं।